गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख चुके हैं दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी। बेसिकली ऐसा समझने आप, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की पूरी सीरीज स्टार्ट की है और सल्तनत की पहली ही जो डायनेस्टी थी वो स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी का अप्रॉक्स हम लोगों ने 30 मिनट का वीडियो बनाया है जिसको अलग अलग 6 पार्ट्स में आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको करके डाल दिया है। 4 या 5 ही उसमें इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं जिन पे अलग अलग 5 या 6 वीडियो हमने डाल दिए हैं। तो एक बार उसको देख लोगे तो दिल्ली सल्तनत की एक बेहतर समझ बन जाएगी और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद हमारी सेकंड डायनेस्टी हो जाती है, दैट इज खिलजी डायनेस्टी। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस आ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव हो गई, स्लेव के बाद क्या पढ़ना दिल्ली सल्तनत में? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का ड्यूरेशन रहा है 1290 से लेके 1320 तक। और हम क्या देखते हैं कि इस सल्तनत की स्थापना की है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वॉज द फाउंडर। और हम देखते हैं कि 1290 में ये सत्ता में आता है। एक 60-65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। अब ये ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते हैं तो इन्होंने क्या किया, अपने भतीजे और दामाद जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति बनाया। और इनके बिहाफ से अलाउद्दीन खिलजी पूरी इंडिया को विजय करने का प्लान करता है। और हम क्या देखते हैं कि ये दिल्ली से गुजरात पहुंचता है, गुजरात से रामेश्वरम तक विजिट करता है और एक पूरी इंडिया में लगभग एक तरफ से उनको सबको जीतता हुआ ये वापस आता है। तो अब हमें इसमें दूसरा एम्पर कौन पढ़ना है? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसका बेटा बनता है शिहाबुद्दीन उमर। तो तीसरा ही बंदा कौन है? शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर का डिवीजन बहुत छोटा रहा, जब बना तो 4 साल के आसपास था, तो ज्यादा दिन कुछ सत्ता में नहीं कर पाया, इसको हटा दिया जाता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, वो सत्ता में आता है। और हम देखते हैं कि वो लगभग 4 साल शासन करने में कामयाब रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक कन्वर्टेड मुसलमान है जो पहले हिंदू था, अब कन्वर्ट हो गया है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को हटाने के बाद वो सत्ता में आता है और हम देखते हैं कि वो लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सका। और हम देखते हैं कि एक दीपालपुर के गवर्नर है गाजी मलिक, गाजी मलिक आते हैं और खुसरो खान की हत्या करते हैं। और वही गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सत्ता पर बैठते हैं। तो वहां से क्या शुरू हो जाएगा इसके बाद? हमारी तुगलक डायनेस्टी। तो अब हमें देखना क्या है तुगलक से पहले? खिलजी डायनेस्टी। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनसे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारी खिलजी डायनेस्टी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और बेसिकली समझ लो, जलालुद्दीन से केवल एक प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। बेसिकली खिलजी डायनेस्टी में अगर कोई समझने लायक है तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। शिहाबुद्दीन उमर से कोई भी प्रश्न नहीं आता। एक प्रश्न कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी से आता है। इस तरीके से 6 या 7 क्वेश्चन ही पूरी खिलजी डायनेस्टी से बनेंगे। और उसके बाद देखोगे कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे के सारे फंस जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको इनकी एक कहानी सुनाऊंगा ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो जाए और हमेशा के लिए खिलजी डायनेस्टी आपकी मेमोरी में फिट हो जाए। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले बस इसका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं और फिर हम सीधा डिस्कस क्या करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। तो हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी से जो प्रश्न आता है वो है, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। यानी ये कौन है? इस वंश का संस्थापक। केवल यही प्रश्न इससे बनता है, इससे जलालुद्दीन से और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो हमें देखना क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। डन। देखो अभी हमने क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी देख लिया। अब हम देखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन सत्ता में कैसे आया। उसके बाद बोर्ड पे लिखे हुए प्रश्न देख लेंगे, हमारा अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ना तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी की एक सुनाता हूँ कहानी, उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। देखो हुआ ये,
जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा बना तो उसने अलाउद्दीन को भारत के प्रदेशों को विजय करने के लिए भेजा। हम क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से प्रदेशों को विजित करता हुआ गुजरात पहुँचता है। उस समय हम क्या देखते हैं कि गुजरात और उसके आसपास का एरिया महाराष्ट्र का, जहाँ पे है देवगिरी दौलताबाद, ठीक है, देवगिरी दौलताबाद पहुँचता है। देवगिरी दौलताबाद के उस समय राजा हैं राजा रामचंद्र। ये राजा रामचंद्र को हराता है और उनकी पत्नी कमला देवी के साथ में विवाह कर लेता है। अच्छा देखो, ध्यान रखना इसका ना, जब अलाउद्दीन खत्म होगा तो इसका एक कनेक्शन निकलेगा, फिर हिस्ट्री वहीं से आगे बढ़ेगी। तो अभी बस इतना समझ लो कि ये यहाँ से जाता है, देवगिरी पहुँचता है। देवगिरी में राजा हैं रामचंद्र, उनकी पत्नी से उनको हरा दिया, उनकी पत्नी से शादी कर ली। देखो ये राजा की पत्नी से शादी कर ली। जो अगला जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो गद्दी में बैठने वाला ना, वो इन दोनों का ही बेटा है। तो एक कनेक्शन याद रखना, ठीक है। हम क्या देखते हैं, जब ये वहां पे पहुंचा ना, तो इसने वहीं गुजरात से एक दास को परचेज किया है। दास का नाम है मलिक गफूर। इसे उसने 1000 दिनार में परचेज किया है। तो मलिक गफूर ऑल्सो नोन एज 1000 दिनारी। अभी तक वो कहानी है कि अलाउद्दीन जा रहा है दक्षिण की तरफ, अभी अलाउद्दीन डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इसने मलिक गफूर को परचेज कर लिया है, कितने में, 1000 दिनार में, 1000 दिनार में। तो मलिक गफूर ऑल्सो नोन एज 1000 दिनारी, ठीक है, इसको क्या कहा गया, 1000 दिनारी भी कहा गया। ठीक, अब ये यहां से विजिट करता हुआ रामेश्वरम तक पहुंचता है। हम देखते हैं कि इट इज सेड दैट द फर्स्ट मॉस्क इन साउथ इंडिया बिल्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। और ये कब बनी, ये तभी बनी जब ये रामेश्वरम पहुंचा, ठीक है। तो देखो, ये जब दक्षिण पहुंचा तो इसने वहां पे दक्षिण भारत की पहली क्या बना दी है, पहली मस्जिद बनवा दी। तो एक प्रश्न आपसे ये हो गया, अब वहां से ये लौट रहा है, अभी तक राजा नहीं बना, ध्यान रखना। अभी जब वापस आता है तो बहुत सारा सोना चांदी और अपने साथ में, वहीं पे इसको पहली बार हम देखते हैं कि वह ना आपका कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर भी इसको दक्षिण भारत से ही मिलता है। और ये उन सारी चीजों को लेके हाथियों पे लाद के हीरे जवाहरात को वापस आ रहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चलता है भाई भतीजा दमाद आ रहा है, तो वो तो स्वागत के लिए पहुंचेगा। वो दिल्ली से बाहर ही अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही गले मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, उसके अंदर तलवार डाल देता है। और हम क्या देखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ये मार देता है। और ये क्या बनता है, आफ्टर मर्डरिंग ऑफ हिज अंकल अलाउद्दीन खिलजी केम टू द थ्रोन। अपने अंकल को और या फादर इन लॉ की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या बना, राजा बना। तो अलाउद्दीन खिलजी कहानी समझ में आई। अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी से क्या क्या प्रश्न आते हैं, लेकिन उसकी दक्षिण की विजिट से ही हमें कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, कि जैसे मलिक गफूर, ये इसके टाइम पे बहुत फेमस हुआ क्योंकि सत्ता लगभग इसके पास में रही। और हम देखते हैं कि अलाउद्दीन को मारने में या अलाउद्दीन को जहर देने में इसका रोल माना जाता है। जब अलाउद्दीन बीमार हुआ तो इसने एक दिन उसको जहर दे दिया, उससे उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक याद रखना, मलिक गफूर, 1000 दिनारी भी कहते हैं इसको, दक्षिण गुजरात से खरीद के लाया है, ठीक है। अब राजा बन गया। राजा बनने से पहले आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन का जो रियल नेम था, दैट इज अली गोशब। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या है, अली गोशब। जब वो गद्दी पर बैठे तो किस नाम से बैठा, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। और हम देखते क्या है कि अलाउद्दीन को एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है, तो उसने एक उपाधि ली है। उपाधि का नाम है सिकंदर ए सानी। तो ये लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब अलाउद्दीन खिलजी किस तरीके से अपने प्रशासनिक सुधार करेगा। तो अगला ही प्रश्न हमारा अलाउद्दीन खिलजी से जो बनेगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देखो, जिस चीज से अलाउद्दीन खिलजी में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पॉलिसी। और हम क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि ली है, सिकंदर ईसानी की। उसको क्या बनना है, द्वितीय विजेता बनना है। अब द्वितीय विजेता बनेगा कैसे, जब उसके पास एक अच्छी सेना होगी। और हम क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन पूरी सल्तनत काल में टिल अभी तक पहला ऐसा शासक है जो एक स्थायी सेना बना रहा है।
तो हम क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन ने सबसे पहली बार एक स्थायी सेना का गठन किया। तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया, स्थायी सेना का गठन हो गया। अच्छा, स्थायी सेना को अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक है जो कि सैलरी दे रहा है, जो कि नगद वेतन दे रहा है। पहले क्या होता था, रियासतें मिल जाती थी, जागीरें मिल गई, जिससे क्या उनको वेतन चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी को अब क्या नगद वेतन देना है, नगद वेतन देना है तो उसके पास में पैसे होने चाहिए, और पैसे हैं नहीं। अब उसने क्या किया, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है तो उसने भू राजस्व बढ़ाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि ही डिमांडेड 50% ऑफ लैंड रेवेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अलाउद्दीन से कि उसने भूमि राजस्व सबसे ज्यादा वसूला है, कितना, 50%। अगला क्वेश्चन ये हो गया बड़ा, सबसे ज्यादा भूमि राजस्व वसूल करने वाला कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने सेना को मजबूत करने के लिए दाग और चेहरा व्यवस्था अपनाई। कैसे, समझ लो। अच्छा, होता क्या है कि सैनिकों को वेतन फिक्स होता है, अच्छे घोड़े के लिए वेतन अलग से मिल रहा है। तो जब सेना में घोड़ा पास कराना होता था तो मजबूत घोड़ा दिखा दिया, जब वॉर हो रहा है तो ऐसे ही हल्का सा घोड़ा लेके चले गए। इस तरीके के काम ना हो, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दगाना शुरू किया, उस पर एक सिंबल बना दिया कि हाँ ये इस सेना का घोड़ा है। दूसरा जो सैनिक है उसका हुलिया लिखा जा रहा है। तो दाग और चेहरा व्यवस्था लेके आया कौन, अलाउद्दीन। दाग व चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सेना को मजबूती मिली कि सैनिक रिप्लेस नहीं होंगे, जो भर्ती हुआ है वही युद्ध पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था चलाई। गुप्तचर व्यवस्था में देखो क्या, बरीद एंड मुहिनिस, ये गुप्तचर प्रणाली है। हिंदी में लिख देता हूं, बरीद और मुनहिस, ये क्या है, ये गुप्तचर प्रणाली है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई है। तो अगला प्रश्न हमारा ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि उसको अपना शासन मजबूत करना है, बड़ी सेना है तो अब पैसे तो चाहिए। अब भूमि राजस्व भी कितने आना चाहिए, हम देखते हैं कि उसने प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक में उसने बाजार को नियंत्रित करने की नीति अपनाई। अब बड़ी सेना है तो उसके लिए उसकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। जरूरतें कैसे पूरी होंगी, तो उसने क्या किया कि एक बाजार को फॉर्म करने का विचार उसके दिमाग में आया। कैसे, उसने क्या किया कि साम्राज्य के सभी व्यापारियों को अपने पास बुलाया, जो किसी भी चीज का काम करते थे उनको बुलाया, और उनके हाथ में अपनी बनाई हुई एक लिस्ट थमा दी कि आपको गेहूं बेचना है तो इतने पे, चावल बेचना है तो इतने पे, कपड़े बेचने हैं तो इतने पे, पशु बेचने हैं इतने पे, गुलाम बेचने हैं इतने पे। अब क्या होगा, सैनिक लोग अपनी जरूरतों का सामान उन सस्ते दामों पे खरीद पाएंगे जो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित किए। लेकिन मसला यह है कि इतने सस्ते दामों पे बिकेगा कौन, व्यापारियों को लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो वो इस व्यवसाय को छोड़ देंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो भी आपको लॉस होगा वो राजकोष से पूरा का पूरा भरा जाएगा। तो अब अच्छा, मना कर नहीं सकते, वरना ऊपर से चेंज छोटा हो जाना इन लोगों ने। तो होता यह है कि एक जगह बनाई जाती है, ऐसे समझो जैसे आजकल की फौजी कैंटीन, ऐसा ही कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। एक जगह बनाई जिसको कहा गया सराय अदल। सराय अदल वह स्थान था जहां सभी प्रकार के व्यापारी आएंगे, अपना सारा सामान रखेंगे, और फौज के लोग या जो उसकी आर्मी के लोग हैं वो वहां से सस्ते सामान खरीद पाएंगे और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाएंगे। और आवश्यकताएं संतुष्ट होंगी तभी तो सेना बने रहेंगे, अगर आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती वो सेना छोड़ देंगे। तो होता क्या है, उसने एक सराय अदल बनाया, न्याय का स्थान, जहां सभी व्यापारी अपना अपना सामान लेके आएंगे। सभी बनियों को ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि कम नहीं तोड़ना है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए मलिक गफूर को साहना ए मंडी बनाया गया। साहना ए मंडी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, यानी कि बाजार का प्रमुख। मलिक गफूर को क्या बनाया गया है, बाजार का प्रमुख। और मलिक गफूर अब सारी की सारी चीजें मार्केट में देखेगा कि सारी चीजें अप टू मार्क है या नहीं, कोई कम तो नहीं तोड़ रहा है। और हम क्या देखते हैं कि इतने सख्त नियम हैं, अगर कोई कम तोलता है तो उसकी बॉडी से उतना ही मांस निकाल के उस तौल को पूरा किया जाता है। दो चार लोगों का थोड़ा थोड़ा निकला हुआ। उसके बाद पूरे अलाउद्दीन के काल में 1296 से लेकर 1316 तक किसी ने कम तोड़ने की कोशिश नहीं की, और अलाउद्दीन कम सैलरी देने के बाद भी
एक लंबी सेना बनाए रखने में और बड़ी सेना बनाए रखने में कामयाब रहा। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, हु वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट? मलिक गफूर। ठीक, मार्केट कंट्रोल में किस किस चीज का था? खाद्यान्न का था, कपड़े का था और पशुओं और गुलामों का था। ये सब नीड होती है फौज की। और इसको क्या कहा गया? सराय अदल। सराय अदल मतलब न्याय का स्थान। और ये दिल्ली से बाहर एक जगह बनाई गई जहाँ पे सारे के सारे लोग शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी व्यवस्था को जिस शासन द्वारा नियंत्रित किया गया उसे बोला गया है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत के अलावा एक अन्य विभाग बनाया गया जिसका नाम है दीवान ए मुस्तखराज, यानी राजस्व वसूली का विभाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। हु एस्टेब्लिश दीवान ए मुस्तखराज? दीवान ए मुस्तखराज किसने बना दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी से ले दे के हमारे इतने ही प्रश्न हैं जो आपको आते हैं, और पूरी खिलजी डायनेस्टी में आपको पढ़ना भी अलाउद्दीन खिलजी है। तो अभी तक हमने जितने प्रश्न देख लिए उनमें से कोई घूम फिर के आपसे प्रश्न आ जाएगा, जो कहानी सुना दिया उसके बाद आप कभी अलाउद्दीन खिलजी भूलोगे नहीं। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी भारत में कंस्ट्रक्शन कराई है। एक दो कंस्ट्रक्शन कराई है, उसे देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नोट करो जल्दी से। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होगी। अब हम देखेंगे कि इसने कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराई। हम क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया है। अलाई दरवाजा कहाँ है? देखो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की किसने बनवाई थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसी के सामने क्या है? अलाई दरवाजा। अब पूछो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो ढांचा या जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कुतुब मीनार के सामने है। और वही क्या है? अलाई दरवाजा। जो अब स्ट्रक्चर टूटा हुआ पड़ा है वो अलाई दरवाजा का है। हजारा सितन भी दिल्ली में ही है। और हौस खास तो दिल्ली में सब कुछ पता ही है, एम्स से अगला स्टैंड हौस खास है। सीरी दिल्ली या सीरी का फोर्ट, सीरी का फोर्ट श्री फोर्ट जहाँ पे गार्गी कॉलेज और कमला नेहरू कॉलेज है, वो एरिया अभी भी श्री फोर्ट के नाम से है। और ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन किसने कराई? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि अमीर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। और उनका वास्तविक नाम क्या था? अमीर हसन दहलवी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। ठीक, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अपना बूढ़ा हो गया अलाउद्दीन खिलजी, धीरे धीरे बीमार रहने लगा। अब उसका एक बेटा है मोहम्मद। अब देखो मलिक गफूर पिछले 20 वर्षों से अलाउद्दीन के साथ में है और बड़ा ट्रस्ट है अलाउद्दीन का मलिक गफूर के ऊपर। अब मलिक गफूर क्या करता है? कॉन्स्पिरेसी करता है, उसको भी तो राजा बनना है। अच्छा, मलिक गफूर एक हिजड़ा है, ठीक है। अब उसको उसको भी तो राजा बनना है। एक दिन कहता है मलिक गफूर आके अलाउद्दीन खिलजी के पास में कि तुम्हारा बड़ा बेटा ना मतलब विद्रोह करने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी कहता गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। अलाउद्दीन खिलजी उसे अलाउद्दीन खिलजी कहता है मलिक गफूर को गिरफ्तार करके इसको जेल में डाल दो। मलिक गफूर अलाउद्दीन खिलजी के बड़े वाले बेटे को उठा के क्या करता है? जेल में डाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेचारा अलाउद्दीन खिलजी बीमार तो चल ही रहा है, एक दिन थोड़ा सा बीमार है, दवाई ला के दे देता है मलिक गफूर और बेचारा अगले दिन सुबह वो टैब हो जाता है। हम क्या देखते हैं कि मलिक गफूर के जहर देने से अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। अब इसकी मौत हो गई। मौत के बाद हम क्या देखते हैं कि मलिक गफूर जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, उसने अलाउद्दीन की वाइफ जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कमला देवी से शादी किया। अलाउद्दीन और कमला देवी का एक बेटा होता है जिसका नाम है शहाबुद्दीन उमर। अच्छा देखो, शहाबुद्दीन उमर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले बोर्ड पे बता देता हूँ, उससे प्रश्न भी नहीं आते। सीधा हम जाएंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी पे। तो शहाबुद्दीन उमर की कहानी सुन लो। हम क्या देखते हैं कि शहाबुद्दीन उमर को मलिक गफूर राजा बना देता है और कमला देवी के साथ शादी कर लेता है। जैसे ही ये सारा काम होता है और वापस में वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये होता है कि दरबार में ना नारे लगने लगता है इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, और विद्रोह हो जाता है। मलिक गफूर की हत्या कर दी जाती है, शहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी जाती है और कमला देवी की हत्या कर दी जाती है। और ये सब करने के पीछे है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यानी शहाबुद्दीन उमर केवल कुछ महीनों के लिए राजा बना। अगला राजा कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो हम क्या देखेंगे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन के बाद उसके 4 साल का बेटा है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी और कमला देवी का बेटा है।
अब मलिक गफूर के दिमाग में कॉन्स्पिरेसी आती है। मलिक गफूर क्या करता है, अलाउद्दीन की मौत के बाद कमला देवी से शादी कर लेता है, कमला देवी से शादी करता है और शहाबुद्दीन उमर को राजा बना करके उसका संरक्षक बन जाता है। और हम देखते हैं कि ये वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कन्वर्ट होते हैं, दरबार में नारे लगते हैं, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। कोर्ट नोबल्स, दरबार के अमीर, इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। शहाबुद्दीन उमर, मलिक गफूर और कमला देवी की हत्या कर दी जाती है और अब राजा बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन से समझ लो, कुतुबुद्दीन से एक प्रश्न आता ही आता है, मतलब ये एक साइकिल किस्म का व्यक्ति है। 4 साल राजा रहा है। अच्छा, हम क्या देखते हैं कि इस्लाम में खलीफा एक ही हो सकता है और वो अरब में होगा, और इंडियन मुसलमान वैसे भी कन्वर्टेड है और इनका जो दर्जा है वो सेकेंडरी है, तो इनमें से खलीफा तो कोई नहीं बन सकता। अगला उस्ताद है, अगला क्या करता है, ही अडॉप्टेड अ टाइटल ऑफ खलीफा, इसने खलीफा की उपाधि ली। अब ये क्या बन गया, खलीफा बन गया। और ये प्रश्न बहुत आता है। भारत में एकमात्र व्यक्ति हुए हैं ये जनाब जिन्होंने खलीफा की उपाधि ली है, बाकी किसी में साहस नहीं था कि कोई खलीफा की उपाधि ले पाए। नाम क्या था, अल बसिक बिल्ला, अल वसिक बिल्ला, अल बसिक बिल्ला। खलीफा एक टाइटल हो गया, नाम भी तो रखिएगा ना कुछ, क्या रखा, अल बसिक बिल्ला। और है क्या, मतलब बड़ा बढ़िया आदमी है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। महिलाओं में इंटरेस्ट कम है, पुरुषों में ज़्यादा है, तो दरबार में से सारी महिलाओं को क्या किया, इनको निकालो और पुरुषों को लेके आओ। और नाच गाना भी उनका ही पसंद है। भाई साहब इतने अच्छे आदमी हैं, इतने मतलब सन्यासी किस्म के हैं कि कभी कभी उन्हें पता ही नहीं चलता है और बिना कपड़ों के ही दरबार में आ जाते हैं। और ये कहा गया है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी नग्न अवस्था में दरबार में दौड़ लगा रहे हैं। आप सोचो, दोनों तरफ कोट नोबल्स एकदम बड़े बड़े गाउन लवादे पहन के हैट लगा के बैठे हुए हैं, कहाँ आए हैं जी, दरबार में आए हैं। और सामने से एकदम राजा जो है वो बिना कपड़ों के भागते हुए चले आ रहे हैं। भाव समझ पा रहे हो? तो ऐसे हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इनकी ऐसी हरकतों को देखते हुए इस्लाम फिर से खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में आ गया। तो हुआ ये कि खुशरव खान है जो कि एक कन्वर्टेड मुसलमान है, वो इसका हत्या कर देता है, इसका मर्डर कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि खुशरव खान का ड्यूरेशन कितना रहा, 1320 से 1320। खुशरव खान, अब इसकी कहानी सुन लो। खुशरव खान क्या है, कन्वर्टेड है, तो इसको इस्लाम में मान्यता नहीं है कि एक राजा कैसे बन जाएगा। अब इस बेचारे को अपनी सत्ता करनी है वैध। अब जो भी आता है ना, जो भी कहता है कि नहीं हम तुम्हें नहीं मानेंगे, बोला इधर आ, ले 100 अशरफियां ले, बोल सुल्तान जिंदाबाद। वही बेचारा 100 अशरफियां लेते, सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगा देता है। बेचारा टेंशन में आता, पता नहीं कौन आगे कब विरोध कर दे। ऐसे में होता क्या है कि एक व्यक्ति है निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया को ये अपने पास बुलाता है और कहता है जी सर पे हाथ हाथ रख दो और सबके सामने कह दो कि वैद्य सुल्तान मैं ही हूँ, तो यहाँ मेरे खिलाफ जो मुसलमानों में संतोष है वो खत्म हो जाएगा। तो निजामुद्दीन औलिया जी बोलते हैं हमें क्या मतलब, हमको क्या फायदा है। कहता बाबा इधर आओ। कहते ये लोग 5 लाख अशरफियाँ, अब बोलो। तो कहते हैं हाँ यही एक इस्लाम का रक्षक है और ये वैद्य सुल्तान है और इसकी सबको बात माननी चाहिए। निजामुद्दीन औलिया ने 5 लाख अशरफियाँ लिए और वो हो गए साइड। अब मसला ये हुआ कि उसके बाद भी असंतोष का दौर नहीं रुका और ये अपना खजाना इसी तरीके से लोगों को पैसे दे के खाली करता रहा। ऐसे में हुआ ये कि एक दीपालपुर के गवर्नर, दीपालपुर पंजाब में है, उसके गवर्नर है मलिक गाजी। मलिक गाजी, मलिक गाजी आता है, इसकी हत्या करता है और वही व्यक्ति गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठता है और तुगलक वंश की स्थापना होती है। तो अब हमें पढ़ना ही क्या है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का ड्यूरेशन है 1320 से और 1414। 1320 से 1414। अब हमारे अगला वंश क्या मिल जाएगा, तुगलक वंश। खिलजी डायनेस्टी समझ में आया। खिलजी डायनेस्टी में 5-7 क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी से और एक क्वेश्चन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी से।
अब एग्जामिनर कितना भी जो लगा लेगा तो इनके अलावा क्वेश्चन बना नहीं पाएगा। कहानी आपको सुनाई दी है, या तो वीडियो देख लेना या कोई किताब मिल जाए ना एनसीईआरटी की, किसी का कोई पन्ना फटा हुआ भी मिल जाए उसको पढ़ लेना। खिलजी डायनेस्टी का कोई प्रश्न इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक, आज के लिए इतना ही।